क्या है पहला टॉपिक हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या पढ़ेंगे आज हम? तो देखिए, सिंधु घाटी में हम पढ़ेंगे खोज किसने की सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक, फिर इसके बाद इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, फिर इसके बाद पूजा स्थल क्या क्या थे, किन किन की पूजा करते थे वो। ठीक, इसके बाद कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे हम और सारी चीज़ें नोट करते जाएं। सिंधु घाटी सभ्यता से सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वन रक्षक दे रहे हो आप, जेल प्रहरी दे रहे हो, पटवारी दे रहे हो, संविदा दे रहे हो, मतलब लगभग सभी एग्जाम में पीएससी यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए खोज, विस्तार, पूजा स्थल क्या है उनके, फिर इसके बाद प्रमुख नगर कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के, फिर उनके स्नानघर, कुंड वगैरह क्या व्यवस्था थी, फिर भाषा किस टाइप की यूज़ होती थी उस टाइम पर, और नदियों के किनारे कौन कौन से प्रमुख नगर बसे हुए थे। ठीक है, इसके क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। कृषि व्यवस्था किस प्रकार की थी, कृषि कैसी करते थे वहाँ के लोग, बंदरगाह के कौन कौन से बंदरगाह थे वहाँ पर, मोहर, नापतोल की व्यवस्था क्या थी वहाँ पर। ठीक है, किस प्रकार की नापतोल। और इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, इस सभ्यता के पतन के कारण ये सभ्यता क्यों नष्ट हो गई। ठीक, तो इतने पॉइंट आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है आज हमारा वो क्या है, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे हैं आप सभी, है ना, और नोट भी करते जाएं। देखिए पहला पॉइंट क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी में इस पर थोड़ा सा रिसर्च होता है। ठीक है, 18वीं शताब्दी में क्या होता है, ठीक है, अब देखना यहाँ पर इसे कैसे खोजा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता जब खोजी गई तो एक रेलवे ट्रैक डाला जा रहा था। ठीक है, ठीक है, रेलवे ट्रैक डाला जा रहा था कराची से लाहौर के बीच में। कहाँ से डाला जा रहा था? कराची और लाहौर के बीच में। ये दोनों स्थान पाकिस्तान में आते हैं। कराची और लाहौर के बीच में एक रेलवे ट्रैक डाला जा रहा था। ये रेलवे ट्रैक डाला जा रहा था तो वहाँ पर खुदाई चल रही थी। ठीक है, खुदाई चल रही थी तो वहाँ पर क्या हुआ, जब नीचे ज़मीन में खोदा गया तो वहाँ पर कई ईंटें निकलने लगी। ठीक है, ईंटें, पकी हुई ईंटें। ठीक है, अब ईंटें आज भी अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं तो कई मकान कच्चे मिलेंगे, घास फूस के मिलेंगे, पर उस टाइम पर खुदाई में क्या मिला, पक्की ईंटों के स्ट्रक्चर मिले, ढांचे मिलने लगे। तो फिर खुदाई रोक दी गई, फिर उसके ऊपर जांच की गई। ठीक है, तो बहुत बड़ी, उससे ये पता चला कि कोई बहुत बड़ी सभ्यता होगी यहाँ पर जो नष्ट हो चुकी है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे पहली बार लाहौर और कराची रेल मार्ग बनाया जा रहा था। वहाँ पर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में यहाँ का पहला नगर खोजा, हड़प्पा। कौन सा नगर खोजा? हड़प्पा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राय बहादुर साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की, इसलिए जो पहला नगर खोजा गया था उसी नगर के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा गया और उसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, पहला नगर जो खोजा था हमने कौन सा? हड़प्पा खोजा 1921 में। और किसने खोजा था? ये राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता तो कहते हैं, अब ये तो पता चल गया क्यों कहते हैं हड़प्पा, क्योंकि पहली बार हड़प्पा नगर पूरा खोजा गया था और राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था 1921 में, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं इसको? भैया सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु घाटी के क्षेत्र में है। कहाँ पर है ये? सिंधु घाटी के क्षेत्र में है। ठीक है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास फैली हुई। ठीक है, भारत पाकिस्तान में फैली हुई है मुख्य रूप से, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। आगे हम मैप से समझेंगे कहाँ कौन कौन सा एरिया आता है। ठीक है, खोज हो गई। अब इसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट आता है हमारा विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है, कहाँ तक फैली हुई सभ्यता है। ठीक है, तो देखिए अब समझना अगली स्लाइड में हम सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है। देखिए ये मैप दिख रहा है आपको सिंधु घाटी सभ्यता का, ये तो देखिए ये पूरा पाकिस्तान, ये दिख रहा होगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता में पूरा पाकिस्तान और भारत का एरिया। अब देखिए पाकिस्तान में कौन कौन सा, तो भैया पाकिस्तान में तो पूरा पाकिस्तान हो गया। ठीक है, बलूचिस्तान, ठीक है, ये सिंध वगैरह सारे मतलब पूरा पाकिस्तान हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद भारत में जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और राजस्थान, और ये आपका गुजरात वाला एरिया। ठीक, पंजाब, गुजरात और पश्चिमी यूपी। तो इतने बड़े क्षेत्र में ये फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। ये देख सकते हैं दिल्ली, ठीक है, मथुरा, आगरा, अजमेर,
ठीक है, ये यहाँ तक फैली हुई थी। और ये धोलावीरा ये गुजरात में आता है। तो ये इतनी बड़ी सभ्यता थी, ठीक है। अब इतनी बड़ी सभ्यता थी मतलब इतने बड़े एरिया में फैली हुई सिंधु घाटी। अब देखिए इसमें जो प्रमुख नदी थी ये सिंधु नदी है, ठीक है। और ये इसकी सिंधु की सभी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं ये। तो इतने बड़े क्षेत्र में जो फैली हुई नदी सभ्यता थी उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता तो भारत पाकिस्तान में फैली हुई है। राज्यों के नाम जरूर नोट कर ले, कई बार पूछ लिया जाता है कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है भारत में। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत के कौन कौन से राज्यों में फैली है? यूपी, पश्चिमी यूपी है ना, ये जरूर नोट करें आप। पश्चिमी यूपी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान, इतने क्षेत्र में फैली हुई सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अगला पॉइंट क्या है अब हमारा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए पूजा। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, वो प्रकृति पूजक थे, ठीक है। पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। पिछली पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पीपल की पूजा करते थे। ये क्वेश्चन पिछली पीएससी में आया हुआ था, उसमें 3 ऑप्शन अलग थे और ये सही था। तो पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। और किसकी पूजा करते थे भैया? तो वो सूर्य की पूजा करते थे। किसकी? सूर्य। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सूर्य नहीं है, ठीक है, स्वास्तिक की पूजा करते थे। स्वास्तिक ये वाला सिंबल आपके घरों पर बना होगा, ठीक है। तो स्वास्तिक जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से लिया है हमने? सिंधु घाटी सभ्यता से। और स्वास्तिक सूर्य से रिलेशन रखता है, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है कि स्वास्तिक सिंधु घाटी सभ्यता की देन है और सूर्य की भी पूजा करते थे, ठीक है। फिर इसके बाद पीपल की पूजा करते थे। और किसकी करते थे? तो कुब्बड़ वाले सांड की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? कुब्बड़ वाले सांड की पूजा करते थे, ठीक है। और एक श्रृंगी पशु की पूजा करते थे। एक श्रृंगी मतलब एक सिंग वाले पशु की पूजा करते थे। एक श्रृंगी पशु की पूजा करते थे, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। और स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो सिंधु घाटी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि स्वास्तिक का चिन्ह किसकी देन है। पिछली पीएससी में पीपल का वृक्ष पूछा गया था, तो कुब्बड़ वाला सांड, पीपल, सूर्य की पूजा, ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह और एक संगी पशु की पूजा करते थे। अब देखिए इसके बाद और किसकी पूजा करते थे? तो भैया अब देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा तो करते थे, पर इस सभ्यता में कोई मंदिर नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है आपको? मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले। तो इसका मतलब हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मंदिर नहीं था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मंदिर नहीं मिला है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर कोई मंदिर वगैरह नहीं होंगे, ठीक है, मंदिर नहीं थे उस टाइम पे। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जिसकी पूजा करते थे, अब यहाँ से हमें एक मूर्ति मिली है, ठीक है, 3 आँखों वाली। कितनी? ये इस टाइप से 3 नेत्रों वाली एक मूर्ति मिली है, ठीक है। और जिसका तात्पर्य लगाया जाता है कि ये भैया पशुपति महादेव की मूर्ति होगी, ठीक है। तो इससे यहाँ पर एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति महादेव की पूजा करते थे, ठीक। किसकी पूजा करते थे? ये पशुपति महादेव, ठीक है। अगर देवता में पूछेगा तो क्या नाम लिख के आओगे आप? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति महादेव की पूजा करते थे, क्योंकि यहाँ से हमें इस टाइप की मूर्तियाँ मिली है, ठीक है। तो पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है, उसका अनुमान है 3 आँखों वाली मूर्ति मतलब शिव की। तो शिव का तात्पर्य पशुपति महादेव से, तो पशुपति महादेव की पूजा करते थे। अब देख सकते हैं आप कि बाकी किसी भी देवता के पास आज भी 3 आँखें वाले देवता नहीं है, केवल एक शिव ही है, ठीक है, जिनके 3 नेत्र हैं। तो यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब देखिए इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो हमें फॉसिल्स मिले हैं उसी से हमने अनुमान लगाया और उसी के हिसाब से हमने स्क्रिप्ट लिखी है कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा होगा या ऐसी ऐसी वहाँ पर घटनाएं घटी हुई। देखिए प्रमुख नगर, यहाँ के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ के प्रमुख नगर की बात करते हैं हम, फिर स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ के जो प्रमुख नगर हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नगर है मोहनजोदाड़ो। कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। ये सबसे प्रमुख नगर है यहाँ का। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदाड़ो। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है?
मोहनजोदाड़ो, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो भैया मोहनजोदाड़ो तो पाकिस्तान में आ गया। अब प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है वो कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो भारत में सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी। कौन सा नगर है? राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा में आता है, ठीक है, यहीं कहीं दिया होगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा नगर जो है वो है राखीगढ़ी, ठीक। कौन सा नगर है? चलो यहाँ पर है, ठीक है, ये हरियाणा में राखीगढ़ी, ठीक, ये यहाँ पर रहेगा, ठीक, ये रहा, ठीक है, ये लिखा राखीगढ़ी, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी, ठीक है। और ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। और भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा हो गया? राखीगढ़ी, ठीक। ये दो क्वेश्चन जरूर याद रखें आप। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो नगर आता है हमारा मोहनजोदाड़ो हो गया। फिर धोलावीरा। धोलावीरा भी एक महत्वपूर्ण नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का। धोलावीरा गुजरात में आता है। कहाँ पर आता है दोस्तों? धोलावीरा गुजरात में आता है। और जो धोलावीरा है इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है 2021 में। ये प्रश्न जरूर आया था पिछली बार एग्जाम में। वन रक्षक जयलपरी पटवारी कई बार पूछा गया है, बैंकिंग में ही पूछा गया है करंट के हिसाब से पिछली बार, कि धोलावीरा नगर को किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया। धोलावीरा को 2021 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया और ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात राज्य में। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं कालीबंगन। कालीबंगन यहाँ का प्रमुख नगर है, ठीक है। अब देखिए कालीबंगन हो गया, फिर इसके बाद बनमाली हो गया, ठीक है, रोपण, ठीक है, ये नगर प्रमुख नगर है, कई बार पूछे जाते हैं। इधर देख लीजिए आप, ये है मोहनजोदाड़ो। इसके बाद ये यहाँ पर है सूतकांगेडोर। क्या है यहाँ पर? सूतकांगेडोर। ये यहाँ पर सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर, ठीक। सूतकांगेडोर ये कहाँ पर आता है? तो ये आता है आपका पाकिस्तान में। इसके बाद गढ़वारीवाला। गढ़वारीवाला यहाँ का एक प्रमुख नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के आपके प्रमुख नगर हैं। अब देखिए अगर इस मैप पे समझे हम कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर फैली हुई थी, किस क्षेत्र में फैली हुई थी, तो ये आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं कि ये वाला पूरा एरिया किसका है भैया? ये सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक। ये पूरे एरिया में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो नगर हो गए, और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बड़े बड़े स्नानगार मिले यहाँ पर हमें। क्या मिले हैं? बड़े बड़े स्नानगार मिले हैं, ठीक है। मतलब बहुत बड़े स्विमिंग पूल मिले हैं यहाँ पर। स्नानगार का सीधा तात्पर्य लगाएंगे हम कि स्विमिंग पूल होंगे वो उस टाइम के। अब देखिए यहाँ पर इसकी साइज़ की बात करें तो कितना बड़ा स्विमिंग पूल मिला है। और ये जो स्नानगार है ये कहाँ से मिला है हमें? तो मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से हमें बड़े बड़े स्नानगार मिले हैं, ठीक है। अब देखिए ये कितनी साइज़ का है, ठीक है। ये कुंड जो है ना, जो स्नानगार, ये 11.88 मीटर लंबा है। ये पीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पीएससी मेंस में पूछा गया था मोहनजोदाड़ो के स्नानगार के बारे में बताइए। तो वहाँ पर आपको 3 नंबर का प्रश्न था ये उस टाइम पर। तो ये सारे इस कितना बड़ा है और कहाँ पर है? तो ये जो मोहनजोदाड़ो से हमें क्या मिले हैं? बड़े बड़े स्नानगार मिले हैं। और ये 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इसके बाद गहराई कितनी है? 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। इतना गहरा स्नानगृह है ये, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये मोहनजोदाड़ो में। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता, ये जरूर ये पॉइंट सारे नोट कर लें आप, ठीक है, ये कई बार पूछे गए। तो देखिए ये जो स्नानगार है ना, इसकी इमेज भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं, ये इस टाइप के स्नानगार मिले यहाँ पर। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ स्नानगार, मतलब ये उस टाइम का स्विमिंग पूल है, ठीक। और ये जो नीचे देख रहे हैं आप, ये इसमें जिप्सम लगा हुआ है, ठीक। तो इसके अंदर पानी का रिसाव वगैरह भी नहीं होता है। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस थी उन लोगों की, ठीक। अब देखो इसके बाद अगर नगरों की बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता के, नगरों की क्या विशेषता है? तो देखिए नगरों, जो नगर थे यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के, नगर ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर किस पद्धति में बने हुए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति का मतलब समझना है यहाँ पर। ये देखिए ये ग्रिड पद्धति है। अब देखिए इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक चौराहा 200 मीटर पर है तो अगला चौराहा भी कितने मीटर पर मिलेगा आपको? 200 मीटर पर। फिर अगला चौराहा भी कितने मीटर पर मिलेगा? 200 मीटर।
और आज के जो शहर देखोगे आप, तो कहीं का गली कहीं, कहीं बहुत बड़ी गली, कहीं छोटा सा, कहीं कैसा, कुछ भी बसे हुए हैं अव्यवस्थित। तो सिंधु घाटी सभ्यता इतनी डेवलप, इतनी विकसित सभ्यता थी कि उसके प्रत्येक नगर जो बने हैं वो ग्रिड पद्धति में बने हुए हैं। और ये प्रश्न भी आता है कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता एक नगरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरी सभ्यता। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों में रहते थे। आज हमारे यहाँ पर लोग गाँवों में रहते हैं, भारत बोलते हैं भारत गाँव में बसता है। तो उस टाइम पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों में रहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है सिंधु घाटी? एक नगरी सभ्यता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ के मकान कैसे मिलेंगे आपको? ग्रिड पद्धति में मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं ग्रिड पद्धति में बसे हुए नगर, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और जो मकान बने हैं ना, ये मकान है, ठीक है, ये रोड जा रहा है, ठीक है, ये सामने रोड है, ये मकान है, ठीक है। तो इस मकान का दरवाजा रोड की साइड नहीं खुलता है, पीछे की साइड खुलता है। क्या विशेषता है? जैसे आज हमारे मकान जो बने हुए हैं उसमें क्या होता है कि जो दरवाजा है वो रोड की साइड खोलते हैं, पर सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के मकान के दरवाजे किस डायरेक्शन में खुल रहे हैं? पीछे की साइड। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बनाए थे, जो घर बने हैं, उनके दरवाजे किस साइड मिलेंगे आपको? पीछे की साइड। इसका एक अपवाद है लोथल। कौन सा नगर? लोथल। ये अपवाद जरूर नोट करना कि लोथल ऐसा नगर है जिसके घरों के दरवाजे रोड की डायरेक्शन में खुलते हैं, मतलब इस ओर खुलेंगे रोड, ठीक है। मतलब रोड की साइड कौन से नगर के दरवाजे खुलते हैं? तो लोथल। बाकी सभी जितने भी नगर हैं सबके दरवाजे रोड के पीछे की साइड खुलेंगे, ठीक। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है नगरों की। और नगर किस पद्धति में बने हुए हैं? तो ग्रिड पद्धति में बने हुए हैं सिंधु घाटी। और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। नगरी सभ्यता हो गई सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, ठीक है, वहाँ पर उस टाइम पे उन लोगों ने टॉयलेट बना लिए थे घरों में। अब हमारे देश में अब मोदी जी कह रहे हैं कि टॉयलेट बनाए घर घर। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इतने साल पहले टॉयलेट बन चुके थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो आज से कितने वर्ष पुरानी होगी? तो आज से लगभग हम बोल सकते हैं 3 से 4 हज़ार साल पुरानी। देखिए समझना है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता से जो फॉसिल्स मिले हैं और उससे हमने एज जो पता की कि भैया ये सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी होगी, तो ये 2400 से 1700 ईसा पूर्व की सभ्यता बताई जाती। कितने साल पुरानी सभ्यता है? 2400 से 1700 साल पुरानी इतनी विकसित सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और उस समय घरों में टॉयलेट हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। आज हमारे देश में घरों में टॉयलेट नहीं है, ठीक है। अभी 2019 तक बहुत अभियान चलाया गया कि घर 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 में क्या बनाया जाए? शौचालय बनाया जाए, तब जाकर अब हमारे देश में शौचालय बने। पर उस सभ्यता में इतने सालों पहले उन्होंने शौचालय घर में बना के रखे थे, ठीक है। कितनी बड़ी विशेषता है। फिर इसके बाद अगर आज अभी आप नगरों में जाओगे तो नगरों में नालियाँ नहीं मिलेगी आपको, और नालियाँ मिलेगी तो ढकी हुई नालियाँ नहीं मिलती है, ऐसे ही ओपन रहती है, बदबू आती रहती है वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता भैया? जो नालियाँ मिली वो भी कवर, ढकी हुई नालियाँ मिली। उस टाइम पे कितने एडवांस लोग थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियाँ, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। आज तो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होती है और पूरा शहर भीग जाता है, पूरे गंदा पानी रोड पे आ जाता है। तो उनका कितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना के रखा होगा उन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इतनी व्यवस्थित और विकसित सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नगर वाला कॉलम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब देखिए अगला पॉइंट है, उस पर चलते हैं। क्या है अगला अब हमारा? देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? भाषा। भाषा किस प्रकार की यूज़ करते थे। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी वो सांकेतिक भाषा थी। क्या थी? सांकेतिक। सांकेतिक भाषा का यूज़ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सिंबल यूज़ करते थे, सांकेतिक भाषा थी। जैसे आज हम लिख रहे हैं इस टाइप की भाषा नहीं थी, ठीक। और सिंधु घाटी की भाषा को अभी तक हम पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। अभी तक हम सिंधु घाटी की जो लैंग्वेज, जो सिंबल्स मिले हैं हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी वो सांकेतिक भाषा थी। और लिखी कैसे जाती थी? तो ये दाएं से बाएं लिखते थे इस टाइप से, ठीक है। फिर ये मतलब दाएं से हम कहाँ आए? बाएं आए। और बाएं से फिर कहाँ जाएंगे? दाएं, ठीक। फिर यहाँ से ये, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखते थे।
बाएं से दाएं और फिर बाएं से दाएं, ये इस टाइप से यहाँ की भाषा लिखी जाती है। आज हम ऐसा लिखते हैं, ये लिखते हैं, हम लिख रहे हैं बाएं से दाएं, ठीक है, और ये लिख रहे हैं दाएं से बाएं, ठीक है, अपोजिट, ठीक, इधर से इधर लिख कर आ रहे हैं, ठीक। और हम किधर लिख रहे हैं, हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक। ये मतलब हम जा रहे हैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे, और ये जा रहे थे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे, फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे, इस टाइप से लिखते थे वो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा सांकेतिक भाषा थी। अब देखिए सिंधु घाटी की जो भाषा थी, इसमें हमें लगभग 400 सिंबल मिले। कितने? 400 संकेत मिले। मतलब आप बोल सकते हो कि 400 हमें उस भाषा के वर्ण मिल चुके हैं, ठीक है। कितने वर्ण मिल गए हमें? 400 सिंबल मिले। तो 400 सिंबल मिले मतलब उसका तात्पर्य क्या हुआ, कितने वर्ण मिले हमें? तो 400 वर्ण मिल चुके हैं हमें, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की। अब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा सिंबल कौन सा यूज़ हुआ है? तो मछली वाला सिंबल यूज़ करा है हम लोगों ने। मछली का सिंबल सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ की भाषा है उसमें कौन सा सिंबल यूज़ करा है उन्होंने? तो मछली का सिंबल यूज़ हुआ है। मछली के अलावा और क्या हुआ? तो भैया यू आकार का सिंबल सर्वाधिक यूज़ हुआ। ये दो सिंबल सबसे ज़्यादा यूज़ करें सिंधु घाटी सभ्यता, मछली और यू आकार का सिंबल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला क्या है अब हमारा? अगला आता है अब हमारा भाषा हो गई, नदियों के किनारे बसे नगर। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर नदियों के किनारे बसे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, धोलावीरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कुछ ट्रिक्स है, उससे आपको कुछ समय में सारे नगर याद हो जाएंगे कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले समझना, नदियों के किनारे बसे नगर, कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी के तट पर बसे हुए नगर। तो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ नगर दिख रहा होगा आपको, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो हो गया। इसके बाद अगला आता है हमारा मोहनजोदाड़ो के बाद सिंधु नदी पर कोटदाजी है। कौन सा नगर है? इस मैप पे नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोटदाजी, ठीक है। ये नगरों के नाम नोट कर ले आप, मोहनजोदाड़ो, कोटदाजी, ठीक है। शायद ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है ना। तो कोटदाजी हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया और चन्हुदड़ो हो गया। कौन सा? चन्हुदड़ो, ठीक है, चन्हुदड़ो। तो ये तीनों नगर किस पर बसे हैं? सिंधु नदी पर। अब देखो इसको याद कैसे करना है आपको, तो कुछ नहीं है, सिंधु नदी, सिंधु नदी पर नहाने कौन गया? मोहन। सिंधु नदी पर नहाने कौन गया? मोहन और चंदू। सिंधु नदी पर नहाने कौन गए? मोहन और चंदू नहाने गए। ठंड लगी तो क्या दिया भैया हमने? कोट दे दिया। तो मोहनजोदाड़ो और चन्हुदड़ो और कोटदाजी तीनों नगर किस पर हो गए? सिंधु नदी, ठीक। मोहन चंदू नहाने कहाँ गए? सिंधु नदी पर, और ठंड लगी तो क्या दिया हमने? कोट। तो मोहनजोदाड़ो चन्हुदड़ो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर, ठीक है, और कोटदाजी, ठीक है, ये नगर हो गए। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला नगर आता है अब हमारा रोपण। रोपण नगर किस पर है? तो सतलज पर। ये देख रहा होगा आपको यहाँ पर रोपण, रोपण किस पर है? सतलज पर। रोपण का मतलब होता है रोपना। रोपने का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को हम बोते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रोपना। तो रोपण किस पर है? सतलज। सतलज, सत मतलब अच्छा, लज मतलब जल, तो अच्छा पानी होगा वहीं पे तो हम कुछ बोएंगे। तो सतलज पर क्या मिलेगा आपको? रोपण। सतलज पर क्या हो गया? रोपण। इसके बाद देखिए अगला नगर है हमारा बनमाली। कौन सा है? बनावली, बनमाली, बनावली, ठीक है। अब ये किस नदी पर है? तो बनावली जो है ये है रंगोई नदी पर। कौन सी नदी पर है? रंगोई नदी। कौन सी? बनमाली में। ये वाली नहीं, ये माली है, बनमाली, ठीक है। बनमाली में कौन सी नदी मिलेगी आपको? रंगोई। तो देखिए माली समाज होती है, माली समाज होती है जो गार्डन का काम करती है, ठीक है। तो भैया रंगने का काम करती, गार्डन में क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। तो बनमाली में क्या मिलेगा आपको? रंगोई। ऐसे कनेक्ट करें इसको। अब इसके बाद देखिए अगला जो नगर है हमारा कालीबंगन। क्या है? कालीबंगन। तो कालीबंगन किस नदी पर है? तो ये घग्गर नदी पर। किस पर है? घग्गर, ठीक है। कालीबंगन नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? घग्गर नदी के तट पर, ठीक।
ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो कालीबंगन किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी। अब देखो इसको कैसे याद रखना, ये क्या लिखा है यहाँ पर? काली, क्या नाम आ रहा है? काली नाम आ रहा है। और काली किसका नाम रहता है? लड़कियों का। और लड़की क्या पहनेगी? घाघरा। तो कालीबंगन किस पर हो गया? घग्गर पर। सीधा सा, रटना नहीं है, बस समझना है उनको। तो कालीबंगन किस पर हो गया आपका? घग्गर पर। इसके बाद देखिए हड़प्पा। हड़प्पा किस पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या लिखा है? रावी नदी। हड़प्पा किस पर है? रावी नदी पर। हड़प्पा, हड़प्पा मतलब हड़पना, किसी चीज को हम क्या करते हैं? किसी से छीन लेते हैं, तो क्या कर लिया हमने? हड़प लिया। रावी को आप रवि कर लो। रवि मतलब सूर्य। सूर्य दोपहर में 12 बजे आप नहीं घूम सकते हो, आपकी आज़ादी हड़प ली सूर्य ने। तो रावी नदी पर क्या हो गया? हड़प्पा। रावी नदी पर कौन सा नगर बसा हुआ है? हड़प्पा बसा हुआ। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं धोलावीरा। धोलावीरा किस नदी पर है? लूनी नदी पर। कौन सी नदी पर है धोलावीरा? लूनी नदी पर। अब देखिए जो धोलावीरा है ना, इसको कैसे याद रखना? धोलावीरा, तो धोला, धोला मालवी में एक वर्ड होता है धोला। धोला मतलब सफ़ेद, तो सफ़ेद। लून होता है, लून किसको बोलते हैं? नमक को लून बोलते हैं मालवी में, ठीक है। तो ये धोलावीरा, तो नमक कैसा रहेगा? सफ़ेद रहेगा। तो धोलावीरा किस पर है? लूनी नदी पर। लूनी मतलब लून, लून मतलब नमक, नमक कैसा होता है? सफ़ेद। तो धोलावीरा किस नदी पर है? लूनी नदी पर, ठीक। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला नगर आता है हमारा, ये यहाँ पर एक छोटा सा नगर है, ठीक है, सूतकांगेडोर। क्या है? सूतकांगेडोर, ठीक। और ये है दाशक नदी पर। कौन सी है? दाशक नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सूतकांगेडोर दाशक नदी पर आता है। कौन सी नदी पर आता है? सूतकांगेडोर दाशक। तो भैया इसको ऐसे याद रखिए, ये क्या लिखा है? सूत। और सूत काटने का काम कौन करते थे? पहले दास करते थे। तो सूत दाशक, ऐसे याद रखो। सूतकांगेडोर किस नदी पर हो गया? दाशक नदी पर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला आता है वो हमारा, चलिए बनमाली हो गया, कालीबंगन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक नगर और है यहाँ पे नीचे, चलो थोड़ा ऊपर करते हैं स्लाइड, फिर समझाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर है लोथल। कौन सा नगर है? लोथल। कौन सा नगर है यहाँ पर? लोथल गुजरात में आता है। लोथल कहाँ पर आता है? गुजरात में। और कौन सी नदी पर है? तो ये भोगवा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? भोगवा नदी पर। भोगवा नदी पर कौन सा नगर मिलेगा आपको? लोथल। तो भैया लोथल, तो थल पे लोग क्या करते हैं? भोग लगाते हैं भगवान को। तो लोथल कहाँ मिलेगा? भोगवा पर। लोथल नगर कौन सी नदी पर हो गया? भोगवा नदी पर। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कृषि। कृषि किस प्रकार की होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो कृषि थे, गेहूं और चावल की मुख्य फसल उगाते थे। यहाँ कौन कौन सी फसल होती है मुख्य रूप से? यहाँ पर गेहूं और चावल। गेहूं और चावल की फसल की जाती थी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बंदरगाह की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है। कौन कौन से बंदरगाह थे सिंधु घाटी सभ्यता के? बंदरगाह देखते हैं। तो देखिए एक तो था लोथल। कौन सा बंदरगाह है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य बंदरगाह कौन से थे? तो लोथल, और इसके अलावा कौन सा है? सूतकांगेडोर, ठीक है, सूतकांगेडोर। ये सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाह है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, जिसमें लोथल तो मोस्ट एंड मोस्ट IMP है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? लोथल और सूतकांगेडोर। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? सॉरी, अगला है वो हमारा मोहर और मापतोल की इकाई। अब भैया सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कई प्रकार की मोहरें मिली है, जैसे आज जो आप सील वगैरह लगाते हो, इस टाइप की हमें मोहरें मिली है बहुत सारी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या मिली है? हमें मोहर मिली है। और मोहर पर क्या मिलता है आपको? तो एक संगी पशु का अंकन मिलता है, ठीक। एक सिंग वाले पशु का अंकन मिलता है किस पर? जो यहाँ की मोहरें मिली हैं। और अलग अलग जानवरों और पक्षियों के भी, गरुड़ का भी सिंबल मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग पशुओं के सिंबल बने हुए हैं मोहरों के ऊपर, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार बहुत संपन्न था। अब देखिए मापतोल। मापतोल की इकाई सिंधु घाटी सभ्यता की 16 के अनुपात में थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी वस्तु को खरीदा बेचा किस अनुपात में जाता था? तो 16 के अनुपात में सिंधु घाटी सभ्यता की मापतोल की इकाई थी। जैसे आज आप
जो मापतोल की इकाई है, जैसे रुपए को हम 100 पैसे में काउंट कर रहे हैं, ठीक है, वजन को हम किलो में ले रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना 100 मतलब 1000 ग्राम, तो ये वजन हो गया आपका, तो ग्राम में काउंट कर रहे हैं। तो इसी यहाँ की तौल की इकाई क्या थी, 16 के अनुपात में, ठीक है, किसी भी वस्तु को हम 16 के। अब देखिए इसके बाद क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता क्या ऐसे कारण हुए कि जो नष्ट हो गई? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के सीधे से कारण समझे आप। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कोई ऑथेंटिक कारण नहीं बताया गया है अभी तक। जितने भी रिसर्चर हैं सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग थ्योरियां देते हैं। कुछ बताते हैं कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता पर आर्यों के अटैक हुए। किसके अटैक हुए हैं? आर्यों के अटैक हुए हैं, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। तो इसका कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिला कि हमें बहुत सारा नरसंहार वहाँ पर देखने को मिला हो, या कहीं पर हमें फॉसिल्स मिले हो ऐसे कि भैया कई लोगों को मार दिया गया है, ठीक। तो ये थ्योरी यहाँ पर थोड़ी सी गलत साबित कर दी जाती है। फिर इसके बाद कुछ विचारक बताते हैं कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसके कारण यहाँ के लोग पलायन कर गए, इस क्षेत्र को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। फिर कुछ विचारक बताते हैं कि भैया यहाँ पर बहुत विनाशकारी भूकंप आया, तो जब भूकंप आया तो सारे घर वगैरह टूट गए, तो इस कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई, पतन हो गया। अब कुछ विचारक बताते हैं भैया कि जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई, ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट रहने योग्य नहीं बचा। अब देखिए इन सब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी समझ में आती है कि भैया एक विनाशकारी बाढ़ आई होगी। क्या आई होगी? यहाँ पर बाढ़ आई होगी, और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और बहुत ज़्यादा बाढ़ आई, तो पूरे नगर के नगर उसके अंदर दब गए, और सिंधु घाटी सभ्यता के सारे नगर लगभग नदियों के किनारे थे। अब नदियों के किनारे नगर होंगे और जब बाढ़ आएगी तो क्या होगा, नगर पूरा पानी में डूब जाएगा और उसके ऊपर पूरा मलबा आ जाता है, ठीक है, जो नदियों के द्वारा भाग कर लेकर आता है वो जमा हो गया और वो नगर पूरे के पूरे ज़मीन के अंदर चले गए धर। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन माना जाता है। उसमें बाढ़ वाला सबसे ऑथेंटिक कारण माना जाता है, ठीक। बाकी तो ठीक है, सब अलग अलग विचारक अलग अलग थ्योरियाँ देते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से कई वन लाइन फैक्ट टाइप के प्रश्न आते हैं, वो भी समझ लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी के लोग, जो कृषि भूमि थी, कृषि भूमि, ठीक है, उसे उर्वरता की देवी मानते हैं। क्या बोलते हैं? कृषि भूमि क्या है भैया? उर्वरता की देवी। कृषि भूमि को क्या बताया इन्होंने? उर्वरता की देवी बताया कृषि भूमि को। इसके बाद देखिए कुछ वन लाइन फैक्ट है जो पॉइंट पूछ लिए जाते हैं कई बार। अब देखिए क्या है फैक्ट, वो देखते हैं हम। तो पहला है हमारा अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए। जैसे हवन कुंड वगैरह होते हैं, इस टाइप के अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हमें लोथल और कालीबंगन से, ये फॉसिल्स मिले हैं वहाँ से। तो सीधी सी बात है कि वहाँ के लोग अग्नि की पूजा करते होंगे। अगर अग्निकुंड हमें लोथल और कालीबंगन से मिला है तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पर हवन वगैरह कुछ हो रहा होगा, ठीक। तो अग्निकुंड कहाँ से मिला है हमें? लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए, ठीक। इसमें प्रश्न ये आता है कि अग्निकुंड निम्नलिखित में से कौन से स्थानों से मिले हैं? लोथल, कालीबंगन, ठीक है, सूतकांगेडोर, हड़प्पा। तो उसका आंसर रहेगा लोथल या कालीबंगन, जो भी ऑप्शन में आए वो लगाना है आपको। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आता है हमारे, अगले पॉइंट क्या है देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, हमें एक डांसिंग गर्ल मिली है वहाँ पे। मतलब इस टाइप से, अगर आपने इमेज देखी हो तो वो मतलब कमर के ऊपर हाथ रखे हुए इस टाइप से खड़ी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि वो डांस करती हुई कांस्य मूर्ति है, नर्तकी की, कांसे की मूर्ति है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो मतलब कांसे की, नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है हमें? तो मोहनजोदाड़ो से मिली है, ठीक है। इसके बाद देखिए मोहन स्नान गृह वाला तो टॉपिक हो गया हमारा पॉइंट। अब देखिए सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य कृषि कौन कौन सी करते थे? तो चावल, गेहूं और चावल की करते थे, गेहूं और चावल की मुख्य कृषि थे। अब देखिए मिट्टी से बने हुए हल, मिट्टी से बने हुए हल कहाँ से मिला है हमें? तो बनमाली से। ये बनमाली है, वो वहाँ पर मिस प्रिंट था, ठीक है। तो कहाँ से मिला है हमें? बनमाली से मिला है, और रंगोई नदी के तट पर है बनमाली। तो मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? बनमाली से मिले। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्या है अगला पॉइंट हमारा। देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा, देखिए मेसोपोटामिया के अभिलेखों,
मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, मेहुल सभ्यता बोला गया है। क्या बोला गया यहाँ पर, मेहुल। जैसे कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कौन सा वर्ण यूज हुआ है, कौन सा वर्ड यूज हुआ है, तो मेहुल वर्ड यूज हुआ है। ये वर्ड नोट करें आप, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुल सभ्यता कहा गया है। क्या, कौन सी सभ्यता कहा है, मेहुल सभ्यता, ठीक है, मेहुल सभ्यता कहा है, ठीक है। ये स्वास्तिक वाला बता दिया मैंने, सूर्य उपासना का चिन्ह है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग सूर्य की उपासना करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कोई मंदिर का अवशेष नहीं मिला, ये पहले ही बता दिया मैंने, है ना। यहाँ से कोई मंदिर नहीं मिला है, ठीक है। तो ये नहीं बोल सकते कि हम उस टाइम पर मंदिर हुआ करते थे, ठीक है। मंदिरों की बात करें तो मंदिर तो हमें गुप्त काल में मिलेंगे, गुप्त काल से मंदिरों की बनाने की शुरुआत होती है। हड़प्पा सभ्यता में एक दर्पण, हड़प्पा से एक दर्पण भी मिला है हमें। हड़प्पा से क्या मिला है, एक दर्पण मिला है जो तांबे का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, दर्पण मतलब कांच, मिरर, आईना, हड़प्पा से मिला है हमें, ठीक। अब देखिए सिंधु सभ्यता के लोग माता को बहुत महत्व देते थे, ठीक है। तो कहीं जगह पर यह मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, मतलब माता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक भी मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद ये नोट भी कर लिया, मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। मातृ सत्तात्मक मतलब माता का ज़्यादा महत्व है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये सभ्यता नगरी सभ्यता थी, यहाँ के लोग कहाँ रहते थे, नगरों में, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, ठीक। किससे, घोड़े से परिचित नहीं थे, मतलब घोड़े के बारे में इनको जानकारी नहीं थी सिंधु वासियों को। इसके बाद देखिए घोड़ा हो गया आपका, और तलवार से भी परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार से परिचित नहीं थे तो मतलब लोहे के बारे में भी नहीं जानते होंगे कि लोहा भी कुछ होता है, ठीक है। तो लोहे के बारे में भी इनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब लोहे का ज्ञान नहीं था इन्हें, तांबे का ज्ञान था जरूर इन्हें, ठीक है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक था, माता को प्रमुख महत्व देते थे। नगरी सभ्यता है, मतलब यहाँ के लोग गाँवों में नहीं मिलेंगे आपको, सभी लोग नगरों में मिलेंगे, ठीक। और लोहे को विशेष महत्व दिया, मतलब लोहे के ज्ञान नहीं था इन्हें, घोड़े के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तलवार से ये परिचित नहीं थे, ठीक है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार विकसित था। व्यापार कैसा था यहाँ का, विकसित था, ठीक है। व्यापार डेवलप था यहाँ पर, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता पूरी कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों की। इसमें अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। सिंधु घाटी हो गई, कल आर्य सभ्यता करवाएंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।